मुझे थोड़ा अक्षरा से बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ कैसे, इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया। अजी अच्छा हुआ ना जो आप यहाँ आ गए। चाय बना दूं क्या? नहीं तो खाना खा कर ही जाइए। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। मैं अक्षरा से सिर्फ बात करने आया हूँ। सही है, बाहर जाओ और आराम से बात करो। ठीक है। दोनों आइसक्रीम खाने जाना। हाँ अक्षरा, समय है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना, बिल्कुल समय है इसके पास। आएगी ये है। अक्षरा शांति से बात करके सब कुछ सॉल्व कर लेना। हाँ जाओ। चलता हूँ मैं। देखिए, मैं अपने मन को इतना कठोर नहीं बना सकती। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत मायने रखते हैं। सब लोग रोने लगे थे बेचारे। तुम प्लीज रो मत। सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, आप सॉरी मत कहिए। नहीं, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। तुम इमोशनल हो, तुम प्रैक्टिकल नहीं सोच सकती। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम शांत हो जाओ। अच्छा, तुम वहीं पे नौकरी कंटिन्यू करोगी क्या? फिलहाल तो। फिर कुछ हुआ तो? इतने आगे का क्यों सोचना है, और मैं ख्याल रखूंगी। अक्षरा, मैं तुम पे गुस्सा हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी सुनती ही नहीं हो, मनमानी करती हो। तुम्हारे पापा के घर पे ठीक है, पर अपने घर पे ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें कोई नौकरी करने के लिए मना नहीं करेगा, पर तुम ऐसे ही बर्ताव करती रही तो वो भी डर जाएंगे ना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर 1000% विश्वास है अक्षरा। लेकिन आप। नहीं, यहाँ सवाल विश्वास का है ही नहीं। तो फिर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अक्षरा, मैं अपनी माँ की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ ना, उससे दुगनी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं तुम्हारी। मुझे तुम पे विश्वास है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, और ये सब है इसीलिए तो बार बार तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है अक्षरा। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ? और जल्द से जल्द शादी करके फ्री हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें समझूंगा। थैंक यू अक्षरा, आई लव यू। अरे पापा, हेलो पापा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, गुस्सा मत कीजिए। आई एम सो सॉरी। यस। अक्षरा, मुझे जाना होगा, तुम जाओगी ना घर प्लीज? हाँ। ओके, बाय। बाय। अक्षरा, वो तुम आइसक्रीम के पैसे दोगी प्लीज? ओके, बाय। निकालिए इन्हें बाहर। बाहर निकालिए इन्हें। माफ कीजिए छोटे सरकार, माफ कीजिए। निकालो इसे बाहर यहाँ से। मुझे अरे डफर लोग, रुक जाओ। छोटे सरकार, माफ कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। माफ कीजिए। ऐसा कुछ मत करना, जरा चुप रहना। अधिपति, बड़ी सरकार की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तो ये क्या है? धनाजी घर से बाहर जाना ही चाहिए। इसकी सच में कोई गलती नहीं है। इसकी बेटी स्कूल में दिखाई दी है ना? वो इसके कहने पे नहीं गई थी, बल्कि मेरे कहने पे गई थी स्कूल में। वो मैं आपका गुनहगार हूँ, ये नहीं है। मुझे सजा दीजिए। मुझसे गलती हुई। गलती हुई मुझसे। मेरी गलती हुई मां साहब। मेरे सामने ना वो लड़की ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में ना मुझे पढ़ाई के लिए एक जुनून दिखा, जैसा मेरा खेती के लिए है। आपको तो पता है मेरे मन में खेती के लिए कितना प्यार है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, जो भी बनना है बनो, जो तारे तोड़ने तोड़ो, लेकिन ऐसे रो मत सामने मेरे। वैसे मुझे आपसे एक बार पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने पूछा नहीं।
मैंने उसे वहीं से स्कूल में भेज दिया। मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए माँ साहब। सिक्योरिटी, धना जी जाओ, किचन में जाओ। और खाना? मुझे भूख नहीं है। अरे तो फिर घर में कोई खाना नहीं खाएगा? एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जाओ, मेरी आंखों के सामने ऐसे खड़े मत रहो। अधिपति, बड़े मालिक को खाना तो देना ही होगा। उनको हम भूखा तो नहीं रख सकते, उन्हें दवाइयां भी तो लेनी है। आप खाना खा लीजिए ना माँ साहब, आप खाना खा लीजिए, ऐसे मत कीजिए। हमारी गलती हो गई सच में। तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। आपको जो भी सजा देनी है ना मुझे दीजिए, मेरी गलती है। सजा तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। जिसकी गलती है ना उससे सजा दूंगी। और मुझे लग रहा है कि इस सब में गलती सिर्फ मेरी है। मेरे ही प्यार में कमी है। मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई। तुम्हें कभी मुझे कुछ बताने की इच्छा नहीं हुई। मैं ही तुम्हारे दिल में भरोसा पैदा नहीं कर पाई। ये मेरी गलती है और इस गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए मुझे। क्या हुआ? बात हो गई ना? सब झगड़ा खत्म हो गया ना? हाँ। चलो अच्छा हुआ। हाँ वही तो, भगवान के सामने दिया जलाती हूँ। अक्षरा, भगवान का आशीर्वाद ले लो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे ही कोई कमी रह गई। मेरे प्यार में कमी रह गई, रिश्ते में दरार रह गई, और इन सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। हे अम्बे माँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। माँ साहब रुक जाइए, हाथ हटाइए। माँ साहब हाथ हटाइए।
माँ साहब! कुछ नहीं होगा मुझे। माँ साहब रुक जाइए, आप ऐसे खुद को तकलीफ मत दीजिए। मुझसे ही कमी रह गई, मेरे प्यार में कमी रह गई। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे नहीं बताया, मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है। नहीं माँ साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अधिपति, मैं सब जानती थी। मुझे लगा था कि तुम आकर मुझे बताओगे, लेकिन नहीं, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मेरे पास दिमाग नहीं है? हाँ, मेरी जान तुम में अटकी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी छिपा सकते हो? फिर भी तुमने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं, खुद को दोषी मानती हूँ, और मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं माँ साहब, आप बस कीजिए, बस हुआ, बस हो गया माँ साहब। नहीं, सजा आपको नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम है। अधिपति, नहीं, अधिपति हाथ हटाओ। माँ साहब, कमी आपके प्यार में नहीं, कमी हमारे दिमाग में। नहीं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ होते हुए नहीं देख सकता मैं। आप जानती है ना ये। अधिपति नहीं, दुर्गा, दुर्गा। दुर्गा जल्दी जाओ, मरहम लेकर आओ। अधिपति की वजह से मिताली स्कूल वापस आई। मतलब वो आदमी कोई गुंडा या असभ्य व्यक्ति नहीं है। मुझे भी शौक लगा, और तो और उन्होंने भुवनेश्वरी मैडम को भी समझा लिया। मतलब सेंसिबल इंसान है लेकिन अनपढ़ है। अरे अनपढ़ इंसान सेंसिबल नहीं होते, ऐसा किसने कहा? और वैसे भी 9वीं क्लास तक तो पढ़ा है ना, मतलब अनपढ़ तो नहीं है। हाँ, लेकिन कम पढ़ा लिखा है, और अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगा। अब इस उम्र में कहाँ पापा? अरे पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो 70 साल की उम्र में चित्रकारी सीखी थी। सीखें, सीखते रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारे पास? देखो बेटा, ज्ञान दान से बड़ा दूसरा कोई पुण्य का काम नहीं है। अधिपति ने भुवनेश्वरी का दिल दुखाया। हाँ, वो पहले से ही जानती थी कि अधिपति झूठ बोल रहा है, क्योंकि धना जी ने पहले ही बता दिया था ना। वो इंतजार कर रही थी कि अधिपति अब बताएगा, थोड़ी देर में बताएगा,
लेकिन अधिपति ने कुछ नहीं बताया। उस बात से तकलीफ हुई है उसे। हाँ, लेकिन इन सब के लिए धनाजी को दोषी ठहराया ना, तभी अधिपति ने अपनी गलती मानी। अब रायता तो फैलेगा ही। अधिपति ने पहले ऐसे कभी नहीं किया ना। भुवनेश्वरी को लग रहा है कि अधिपति उसके हाथ से बाहर जा रहा है, और आप तो जानते ही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भुवनेश्वरी ऐसा कभी होने नहीं देगी। हाँ, ये घाव तो भर जाएंगे, लेकिन दिल पर जो घाव लगे हैं उनका क्या? गलती हुई माँ साहिब। क्यों नहीं बताया तुमने मुझसे? हमें इतना जरूरी नहीं लगा वो। क्या मैं की ये बात? आप कुछ भी मत सोचिए, आप तो हमारी भगवान है माँ साहब, हमें वो बात बताना जरूरी नहीं लगा। उस मिताली के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? अब वो बेचारी रो रही थी। लड़कियां रोती हैं, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हमें बुरा लगा ना। क्या माँ साहब, क्या बात है? किस बारे में सोच रही हो? आदमी और औरत के सोचने में, व्यवहार में अंतर होता है। हाँ, वो तो होगा ही ना। रोना ये औरत का हथियार होता है, जानते हो? बड़े बड़े डूब जाते हैं उसमें। माँ साहब, अधिपति, औरत के पास जन्मजात शस्त्र होता है। किसी के पास बोलने का शस्त्र होता है, तो किसी के पास रोने का होता है, तो किसी के पास ठुमके लगाने का शस्त्र होता है, किसी के पास बुद्धि का शस्त्र होता है। एक या उससे भी ज्यादा शस्त्र एक औरत के पास हो सकते हैं। भगवान का वरदान है ये। नहीं, लेकिन वो नकली आंसू नहीं बहा रही थी। नहीं बहा रही थी, वही तो उसका शस्त्र है। उसने उसका इस्तेमाल किया और तुम उसके झांसे में आ गए। अधिपति, अब तक मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं थी, पर अब हो रही है। ये सबसे बड़ा शस्त्र होता है एक स्त्री का। इसके बल पर वो अच्छे अच्छों को मात दे सकती है, खुद की शरण में ला सकती है। लेकिन तुम्हारा किसी की शरण में जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आंखों का तारा हो तुम, मेरे सिर का ताज हो। कि सारी दुनिया जीतनी है तुम्हें। किसी के बुरे इरादों में मैं तुम्हें फंसने नहीं दे सकती। माँ साहब, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है हमारे कुछ भी। क्या कह रही हो आप? आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जल्दी ही समझ जाओगे। जैसे जैसे चीजें तुम्हारे सामने आएंगी ना, वैसे वैसे समझते जाओगे। चलो नीचे चलो, चलो। और मैं खाना लगवाती हूँ, तुम आ जाओ। आ जाओ। अक्षरा, क्या बात है? आज सोना नहीं है क्या? नहीं, आपने जो कहा उसी बारे में सोच रही थी। क्या? यही कि अनपढ़ लोग भी सेंसिबल होते हैं। बिल्कुल, अनपढ़ लोग भी बुद्धिमान होते हैं। तो फिर वो ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? कैसा? जैसे भुवनेश्वरी मैडम और उनका बेटा बर्ताव करते हैं। अरे लेकिन अभी तुमने ही तो कहा ना कि उनका बेटा उस मिताली को स्कूल लेकर आया था। वो तो है ही पापा, पर बाकी सब तो ऐसा नहीं है। उनका व्यवहार तो एकदम तकलीफ देने वाला है। फिर ऐसे वक्त पर कहाँ जाती है समझदारी?
ऐसे समय पे शिक्षा काम आती है। सिर्फ बुद्धि होना ही काफी नहीं होता, या सिर्फ बुद्धिमान होने से ही बात नहीं बनती। बुद्धि तो होनी ही चाहिए, लेकिन शिक्षा की वजह से उस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारी समझ में आता है। नए मूल्य, नया दृष्टिकोण शिक्षा से ही मिलता है। सिर्फ बुद्धि मतलब मधुर गला, उसके बाद रियाज करने से वो आवाज कोयल सी बन जाती है। मुझे तो लगता है वो लड़का पत्थर है पापा, उसे कोई आकार देना मुमकिन नहीं है। अरे पत्थर को आकार देने का काम शिल्पकार का होता है। तुम्हें और मुझे वो पत्थर दिखाई देता है, लेकिन एक मूर्तिकार को उसमें भगवान नजर आता है। फिर वो मूर्तिकार उस पत्थर से भगवान बनाता है। हाँ, शिक्षा का महत्व जरूर है, लेकिन जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है उनके बारे में कोई भी गलत राय नहीं बनानी चाहिए। कुछ दुर्भाग्यशाली लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन लोगों के बारे में घृणा नहीं, दया होनी चाहिए। हमारी तरफ से हम उनकी जितनी मदद कर सके हमें करनी चाहिए, समझी बेटा? अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह स्कूल भी जाना है ना? हाँ। हाँ, चलो अब जाकर सो जाओ। धनाजी, तुम मेरे वफादार हो। छोटे सरकार मिताली को स्कूल लेकर गए, ये तुमने मुझे आकर बताया। ऐसे ही खबर देते रहना। जी सरकार। सरकार, आपने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान किए हैं। ये इनाम नहीं चाहिए सरकार। रखो, एक बार दिया हुआ इनाम मैं वापस नहीं लेती। याद रहे, मुझे हर एक बात की खबर मिलती रहनी चाहिए। जी सरकार। और आज मैं तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गई, इसका बुरा मत मानना। ऐसा कुछ नहीं है सरकार। चाहिए तो आपकी चप्पल से हमारा सर फोड़िए, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलेगा। जाओ, अब अपने घर जाओ। लेकिन मिताली का स्कूल। भेजो उसे स्कूल में। ठीक है सरकार। जरा देखिए उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है।